अब जैसे अगर हम बात करें नगीना लोकसभा सीट की, तो धीरे धीरे जो है चुनाव में एक ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा लोगों को इंटरेस्ट आता चला जा रहा है धीरे धीरे कि लोग हर रात और हर दिन सिर्फ चुनाव की बात कर रहे हैं। और चुनाव की बात भी क्या कर रहे हैं कि कौन है पहले नंबर पे और कौन है दूसरे नंबर पे, कौन है तीसरे नंबर। हमारे साथ सुल्तान भाई हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं और वो चंद्रशेखर जो है एएसपी पार्टी जो है उसका चुनाव लड़वा रहे हैं। अब क्या कंडीशन है, क्या लग रहा है, और आज़ाद समाज जो पार्टी है उसकी अगर नगीना सीट की बात करें तो क्या पोजीशन है इस टाइम? चंद्रशेखर आज़ाद साहब की यहाँ पे फिलवक्त वाज़ेह तौर पे क्लियर पोजीशन है, वो जीत रहे हैं। उनके और बीजेपी के बीच में फ़ाइट है ऐसा मुझे लगता है। पहले नंबर पे चंद्रशेखर आज़ाद साहब है और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक मरतबा नगीना लोकसभा के अंदर बुरी तरीके से हारने की कंडीशन में। और आप आने वाले वक्तों में देखेंगे 19 अप्रैल को जब नगीना के गयूर लोग, सम्मानित लोग सड़कों पर निकलेंगे अपने हुकूक, अपने हक़ की गवाही यानी इस वोट को देने के लिए, तो आप देखेंगे कि जनसैलाब होगा। जो दलितों, मजलूमों, गरीबों, पीटे और वंचित शोषित तबका जो होगा वो मुकम्मल तौर पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आएगा और एक जनसैलाब उभरेगा वोटिंग बूथ पर। और ये जनसैलाब, ये वोट, ये गवाही जो लोग अपने हुकूक के लिए देंगे, अपने आने वाले वक्त और अपने मुस्तकबिल के लिए देंगे, ये आने वाले वक्त में मुल्क अजीज़ के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। आपने कहा कि बड़े लोग और जो समझदार लोग हैं वो निकलेंगे। अगर हम बात करें तो अगर नगीना सीट की हम बात करें और समाजवादी पार्टी की बात करें, जितने भी अगर मुस्लिम जो हैं और जो बड़े ओहदेदार लोग हैं वो शुरू से समाजवादी को पार्टी को सपोर्ट करते हुए हैं, और ऐसे में क्या वो भी आपके साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं? इसके मैं आपको पत्रकार साहब दो वे में इसके जवाब मैं आपको दूंगा। आपने कहा कि मुसलमानों ने एक वक्त से समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। मैं आपको बताते चलूं, देखिए ये कहने में मुझे कोई दोहराए नहीं है, सिर्फ समाजवादी ही नहीं, आप पूरे मुल्क भर के अंदर अगर देखते हैं तो मुल्क अजीज़ की सियासत के अंदर मुसलमान बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ के साथ गया। लेकिन सवालिया निशान इस वक्त ये है कि हमें क्या मिला। हमने तो हर किसी का साथ दिया साहब। हमारे भोले भाले बुज़ुर्गों ने, हमारे अजदाद ने, जो कभी हमारी इफ्तार में आकर अगर कोई लीडर टोपी पहन लेता था या हमारी प्लेट से उठाकर खजूर हमें खिला देता था तो हमारी कौम के अजदाद, हमारे बुज़ुर्ग तो भोले वाले थे, वो उसे अपना मान लेते थे। लेकिन साहब अभी वो वक्त नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ इन लोगों को जो कुर्सियों पर बैठ के, जो बड़े बड़े ऐसी दफ्तरों, ऐसी ऑफिसों में बैठ कर इस चीज़ का दावा करते हैं कि मुसलमान इनका वोट बैंक है, मुसलमान इनके बाप की जागीर नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। वो वक्त अलग था कि हमारे बुज़ुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज हम लोग पढ़े लिखे हैं। आज अल्लाह के फजल करम से मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। आज मेरी उम्मत के अंदर कहीं बड़ा एक तबका है जो प्रोग्रेस कर रहा है एजुकेशन की तरफ। आज हम लोग अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए समझ रखते हैं। मैं बिलखुसूस समाजवादी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। आपको आप बिहार की तरफ रुख कर लीजिए, आप बंगाल की तरफ रुख कर लीजिए, आप उड़ीसा की तरफ रुख कर लीजिए, आप केरला की तरफ रुख कर लीजिए। तमाम मुल्क अजीज़ में जहाँ जहाँ मुस्लिम वोट बैंक है, हमें सिर्फ एज एन वोट बैंक यूज़ करने के सिवा इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इस बार हम जाग उठे और 2024 के अंदर ये भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, और समाजवादी हो या कोई भी पार्टी हो, जो लोग समझते हैं कि मुसलमान इनके बाप की जागीर है, इनका अपना वोट बैंक है, तो साहब आप गलत फहमी में हैं। मुसलमान बदल चुका है। अपने आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हिस्सेदारी की बात कर रहा है और आने वाले वक्त के लिए बेहतरीन सोच रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश का मुसलमान बड़ा बेहतरीन फैसला करेंगे और बताएंगे। सेकुलर एक वर्ड है। सेकुलर अगर समझना चाहें, सेकुलर वो कौन लोग किन के आगे लगता है जिनको हम अगर कह देते हैं ये सेकुलर है? सेकुलर वर्ड क्या है और किन के आगे लगता है? सेकुलर जो वर्ड है जनाब, इसकी परिभाषा है, मैं आपको बताऊँ तो एक कॉमन लैंग्वेज में जिसे हम कहेंगे कि आम लोगों को भी ये बात समझ में आए कि समानता और मसावत का पैगाम, सबको एक सा नज़र से देखा जाए, सबके साथ एक जैसा बिहेवियर रखा जाए। जैसे कि अल्लामा इकबाल का एक शेर था कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। तो बस सेकुलर वर्ड की यही परिभाषा है मेरी नज़रों में। और मैं समझता हूँ कि सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग ही और एक इंसानियत के अकॉर्डिंग ही हमें सब लोगों का ध्यान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हर मज़हब की, हर ज़ात की इज़्ज़त करनी चाहिए, जो हम करते हैं। एक बात है ना कि जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो गरीब तबके का, जिनकी फ़ीस कुछ भी नहीं होती, हम ही लोग पे करते हैं, और उसमें ज़्यादातर लोग लीडर बनते हैं और आवाज़ उठाने वाले होते हैं। आपके बारे में आप ऐसी कुछ हैं क्या? आप भी ऐसी कुछ लीडर हैं क्या कहीं के? मैं लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का कर्जदार हूँ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वो कॉलेज एक माइनॉरिटी कॉलेज है, और आप जानते हैं माइनॉरिटी कॉलेज में कंपेयर टू अदर कॉलेजेस फ़ीस कम होती है। और ये तमाम चीज़ें, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक उर्दू हाई स्कूल उसका नाम है, मेरे आबाई शहर पूसद में वो स्कूल वाक़ है। वो एक सरकारी स्कूल थी।
तो मैं जिस माहौल से उठ के आया हूँ, मैंने उम्मत के हालात को, मसलों को, मसाइल को बड़े करीब से देखा है। और यकीन मानिए ये उम्मत मुस्लिमा का कर्ज़ है जो मैं आज आवाज़ उठा रहा हूँ, जो इनके लिए बोल रहा हूँ। और मैं वादा करता हूँ आपसे इस बात का और तमाम उन लोगों से जो मुझसे उम्मीदें लगा रहे हैं कि यकीन रखिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस उम्मत को, हमारे लोगों को बिलखुसूस तौर पे मुल्क अज़ीज़ के अंदर हमारे लोगों को उनके हुकूक दिलाने की, उनका हक़ दिलाने की लड़ाई मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। चाहे इसके लिए मुझे मेरे खून का आखिरी कतरा सर्फ करना पड़े, चाहे मुझे लड़ना पड़े, चाहे मेरा अंजाम जो भी हो, लेकिन संविधानिक दायरे में रह के इस देश के आइन को मैं मानता हूँ, भीमराव अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान को मानता हूँ। संविधानिक दायरे में रह के मैं मुसलसल तौर पर अपने लोगों के हुकूक के लिए लड़ूंगा इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप किसी पार्टी से तो है नहीं, आपने कोई दल भी ज्वाइन नहीं कर रखा। कहा जाता है कि अगर कोई किसी पार्टी से नहीं है, कोई नेता नहीं है, तो वो अगर कॉमन मैन है और कहीं से कहीं तक किसी पार्टी से शामिल नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो आप किस बात के, अगर मान लीजिए अगर हम जो जनता के बीच में जैसे गया और आपके बारे में मैंने जाना तो ये पता लगा कि आप किसी जैसे चंद्रशेखर पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी जो है वो भी शायद आपने ज्वाइन नहीं कर रखी, पद भी आपने नहीं ले रखा। यहाँ का युवा जो है छोटे से छोटा पद लेके भी अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। तो आप ये वाली बात जो कह रहे हैं कि मैं जो ये सारी चीज़ें बदल दूंगा, तो किस तरह से बदल देंगे जब आपके पास कोई पद ही नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले पत्रकार साहब आपको एक बात बताते चलूँ, आपने जो बात की एकदम बिल्कुल सही है। मैं इसको किसी भी तरीके से क्रॉस नहीं करता हूँ कि विदाउट बल, विदाउट दल आप अपने लोगों की समस्या पे नहीं जा सकते। माननीय और काशीराम साहब इससे बड़ा अच्छा एक थॉट कहते हैं कि जिन लोगों का जिन लोगों का दल होता है उन्हीं के पास बल होता है, और जिनके पास बल होता है उनकी समस्याओं का हल होता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि जिस तरीके की एक सियासी ताकत अगर आपके पास नहीं होंगी तो आप ज़्यादातर लोगों का काम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं इस बात को भी नहीं मानता कि आप सिर्फ और सिर्फ सियासी दल के माध्यम से काम कर सकते हैं। आज मुझे ग्राउंड पर काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं। मैं मुसलसल कई आंदोलन में आपको बता सकता हूँ जिन्हें मैंने सफल किया है। मैं अपने लोगों के लिए मुसलसल सड़कों पर हूँ, बोलता हूँ, लड़ता हूँ, और ये हुकूमत कहीं ना कहीं मेरी बात सुनती है क्योंकि मेरे लोग मेरे पीछे हैं, मेरी अपनी कम्युनिटी मेरे पीछे है। और रही दूसरी बात, आपने कहा मैंने पद नहीं लिया, ये ज़रूरी नहीं कि मैं भी मुस्तकबिल में मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ना जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं भी जल्दी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूँगा, बिकॉज कि इसमें मेरा अपना ज़ाती मफाद नहीं है। मैंने जिस तरीके से बताया आपको कि जिन लोगों का बल होता है उन्हीं जिनका दल होता है उन्हीं का बल होता है, और जिनका बल होता है उन्हीं के समस्याओं का हल होता है। तो उसी तरीके से हमें भी किसी ना किसी सियासी पार्टी के साथ जाने की मनसूबबंदी बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं जल्दी इस पर सोचूंगा और जल्दी इंशाल्लाह इस पर मैं काम करूँगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपकी जैसे कुछ तो पूरी टीम होगी, और टीम का अगर जैसे आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में जिस तरह से आपने हमें पहले भी बताया था कि आप यूनियन, अपनी खुद की यूनियन चलाते हैं, तो आपकी यूनियन जो चलती है होगी तो उनका भी कुछ ना कुछ होगा कि किसी ना किसी पार्टी से वो जुड़ना चाहते होंगे। तो ऐसे में उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने यूनियन के शेरों को इतना ही कहना चाहूँगा, मैं जानता हूँ सब लोगों को साहब, फराज साहब, मैं आपको बताते चलूँ, मैंने उन्हें ऐसे ऐसे हालात में आजमाया है। मैं आपको क्या बताऊँ, जब ये वक्त मेरा सफ़र शुरू हुआ था CNRC के वक्त में, मेरी वालदा, हर किसी की वालदा फ़िक्रमंद होती है, मेरे वालिद नहीं है जो कि मुझ पर ही मतलब काफ़ी मेरे वालदा की, मेरे घर वालों की उम्मीदें थी कि हमारा बच्चा हम नए शहर में भेज रहे हैं तो वो पढ़े लिखे अच्छा, और मेरा रिज़ल्ट भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं CNRC का जब आंदोलन आया तो मैं ख़ुद को रोक नहीं पाया। CNRC का जब काला कानून इस सरकार ने आवाम से पास करने की कोशिश की, हम पर थोपने की कोशिश की, हमारे हुकूक को दबाने और रोकने की कोशिश की, उस वक्त मैं बर्दाश्त ना कर पाया अपने लोगों का गम, और मैं सड़कों को आबाद करने निकल गया। तो उस वक्त हमारे पास फाइनेंस नहीं था, पैसा नहीं था काम, और उसी वक्त से मेरी यूनियन शुरू हुई। यूनियन के बारे में पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी वालदा मुझे 3000 रुपये टिफ़िन के लिए भेजा करते थे मंथली, उसमें से मैं 1500 रुपये के हैंड बिल छपवाता था। अब समझिए, मैं एक वक्त का खाना खाता था, उसमें से 1500 रुपये का मैं खाना खाता था उस मॉर्निंग का, और शाम का जो खाना था वो मैंने छोड़ दिया था। मैंने 1 महीना शाम का खाना नहीं खाया। तो वो पैसों से मैं हैंड बिल छपवा कर अपने लोगों के बीच जाता था, उन्हें बताता था कि क्या NRC है, हमें किस तरीके से लड़ना है, हमारे हुकूक की लड़ाई किस तरीके से होगी, मुस्तकबिल की मनसूबबंदी किस तरीके से होगी। तो उस वक्त, उस हालात में जब मैं साइकिल से चल के क्या काम करता था, पीडल की साइकिल मिलती है हमारे महाराष्ट्र में, उस वक्त में ये यूनियन के गयूर लोग और गयूर शेर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए कोई उम्मीदें नहीं है, ये बात मैं आपको उनकी तरफ से, क्योंकि एज अ रिप्रेजेंटेशन मैं उनका रखता हूँ हर जगह। तो मैं कहता हूँ, मेरा एक भाई आफ्ताब सैयद और तमाम आज़म कैंपस के मेरे साथी और तमाम महाराष्ट्र में जितने भी मेरे लोग हैं यूनियन के, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, इनकी अपनी ज़ाती कुछ ख्वाहिशात नहीं, हाँ, लेकिन ये अपनी कौम और कम्युनिटी के लिए सोचते हैं। और मैं भी किसी भी सियासी पार्टी में जाने से पहले मैं अपनी यूनियन का मशवरा ज़रूर लूँगा। ये लोग जहाँ मुझे कहेंगे कि हमें जाना है, मैं वहीं जाऊँगा, और जो आने वाले वक्त में मैं खुद की तरफ ना देखते हुए मेरे लोगों के लिए, मेरे अपने आने वाली नस्लों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, मुल्क अज़ीज़ में हमारी हिस्सेदारी के लिए जो सही होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे इस्तकामत दे, अल्लाह मुझे वो समझ दे, मैं वही फ़ैसला लूँगा इंशाअल्लाह। आपके कोई साथी जेल भी गए क्या, या आपका ऐसा कुछ मामला रहा कि जेल तक जाने की नौबत आई? जी, CNRC के वक्त में ये चीज़ हमने बर्दाश्त की, देखी है। एक MG रोड का हमारे यहाँ एक
स्ट्रीट है पुणे में, वहीं से भीमराव अंबेडकर साहब के स्टैचू पे जो पुतले पर हम माला अर्पण कर रहे थे, CNRC का वक्त था, हमें नोटिस भी दिए गए थे। मेरे बड़े भाई है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, बड़ी शख्सियत है आज मुल्क अज़ीज़ की सियासत में, एक बड़ी शख्सियत है, वो भी हमारे साथ थे। हम तमाम लोग NRC के केस में कुछ हम पर केसेस बनाए गए थे और हम उस वक्त में थे, जेल के लॉकअप तक थे हम लोग। जी। अच्छा, इसमें मामला ये होता है कि जैसे आपने एक बात कही कि फैमिली जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे में उस टाइम जो आपके साथ दोस्त थे और उनके फैमिली वाले थे, उनका अपनी औलाद के लिए जिस तरह से अब जैसे CNRC वाला मामला चल रहा है, मुसलमानों को ये लग रहा है कि कहीं उन्हें देश छोड़ के जाना ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि इतने टाइम से हिंदुस्तान में रहते हुए आ रहे तो मुल्क की जो सरकार है वो उन्हें यहाँ से भगा दे। तो ऐसे में जब CNRC वाला पहले मामला चल रहा था तो उनके फैमिली वालों ने उस टाइम में क्या कहा था? मैं उनके फैमिली वालों पर भी आऊँगा, लेकिन आपने जो आखिर में कहा कि मुसलमानों में एक डर है, ये वाक़ईतन बात है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मुल्क अज़ीज़ के तमाम उन लोगों को, तमाम हमारे हमवतन भाइयों को, तमाम मेरे अज़ीज़ साथियों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम भीमराव अंबेडकर साहब के आइन को मानने वाले लोग हैं, हम इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को मानने वाले लोग हैं, और मुसलमान कोई रबड़ी नहीं है साहब कि कोई खा लेगा। हम इस मुल्क अज़ीज़ की बुनियाद है। हमने दिल्ली से लेके तो खैबर के दरख्तों तक जंग आज़ादी के लिए उलमाए दीन की गर्दनें टंगी हुई देखी है। हमारे नौजवानों ने अपने ज़िंदगी के नजराने पेश किए हैं, हमारे सरमायादारों ने अपना माल पेश किया है, हत्ता कि हमारी माओ बहनों ने भी कुर्बानियाँ पेश की है। मुल्क अज़ीज़ को हमने हज़रत टीपू सुल्तान का टपकता हुआ खून दिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें निकाल दिया जाएगा, ये डर का माहौल पैदा किया जाएगा, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप हिमालय की ऊँचाई से पूछिए, जामा मस्जिद की पाकीज़गी से पूछिए, आगरा की खूबसूरती से पूछिए, उत्तर प्रदेश के कल्चर से पूछिए कि इस देश के मुसलमान ने मुल्क अज़ीज़ को क्या कुछ दिया है। और इतना कोई आसान नहीं है, निकाल दिया जाएगा, हो जाएगा। हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। आर्टिकल 19 हमें ये हक देता है, राइट टू प्रोटेस्ट प्रोवाइड करता है। भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान जब तक इस मुल्क के अज़ीज़ के अंदर है, हम लोग हिफाजत में हैं और हम इस संविधान को कभी भी मिटने नहीं देंगे। हकीकी माने में हम इस संविधान की हिफाजत करेंगे, भीमराव अंबेडकर के सिपाही बनकर इस संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। और दूसरी बात कि साथियों ने क्या कहा, दोस्त टूटे हैं साहब। कई लोग इस मिशन में साथ आए, कई लोग साथ जुड़े नहीं, कई लोग साथ गए। देखिए, हर किसी की अपनी एक परिस्थिति होती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा उन तमाम लोगों से कि भाई आज हमें ज़रूरत है, आज हमें तमाम चीज़ों को तर्क करके, आज अपने ज़ाती ज़िंदगी को तर्क करके, आज अपने निजी फ़ैसलों को तर्क करके, आने वाले अपनी ख्वाहिशात को तर्क करके, मैं उन तमाम उम्मत मुस्लिमा के, भारत के अज़ीज़ गयूर लोगों से और गयूर नौजवानों से ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मेरे भाइयों से कि ये वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है। इस वक्त में आपको आपकी उम्मत पुकार रही है, आपको आपके बच्चे पुकार रहे हैं। आने वाले वक्त का मुस्तकबिल 2024 के चुनाव में तय होगा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये हमारी नस्लों की दिफा की लड़ाई है। मैं अपील करता हूँ आप तमाम लोगों से, तमाम मुल्क अज़ीज़ के लोगों से कि आइए, मज़लूमों के इत्तेहाद की तरफ अपना हाथ बढ़ाइए। दलित समाज हमारी तरफ बढ़ रहा है, आप भी उन्हें गले से लगाइए। और मज़लूमों का ये इत्तेहाद जिस दिन भी कायम हो जाएगा, यकीन मानिए हम फिर से हुकूमत में होंगे और हम फिर से हिस्सेदारी में होंगे, हम ऐवानों में और कुर्सियों में बैठने वाले हो जाएंगे। तो सुल्तान भाई ने जो भी कहा वो आपने सुना। अब आप जो है अपनी बात बताइएगा कि कौन सी बात इनकी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे जो है ना इनकी उर्दू बहुत पसंद है और जो इनका तलफ़्फ़ुज़ है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत कम लोगों में इस तरह का मैंने देखा है, तो मैं तो इनका उर्दू के चलते फ़ैन हूँ और इसीलिए दोबारा इंटरव्यू ये हो रहा है। और कहूँगा कि भाई जो मुस्लिम हैं और जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो पहले भी उर्दू चलती थी, तो उर्दू की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। और उर्दू पर मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे। देखिए, उर्दू हमारी पहचान है, उर्दू हमारी ज़ुबान के साथ साथ हमारी बुनियाद है। तो हमारे लोगों को चाहिए कि हमने जो अपना कल्चर छोड़ दिया है, जो उर्दू को छोड़ दिया है, हम उर्दू की तरफ फिर से राग़िब हो, बिकॉज़ कि उर्दू हमारी आइडेंटिटी है। और जो कौम कभी अपनी आइडेंटिटी पर फोकस नहीं करती, जिसे अपनी तारीख़ नहीं पता, उस कौम को ये दुनिया भी याद नहीं रखती साहब। हमें अपनी पहचान की तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत है। तो जो भी अच्छा लगा हो, बात कोई सी अच्छी लगी हो तो उस पर कमेंट ज़रूर करें और गालियाँ कम दिया करें भाई, आपका ही छोटा भाई हो। तो मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़।